जरा सोचो, क्या होगा अगर आप आज से 100 साल पहले एक राज्य में फंस जाएं। तो ये कहानी है एक शेफ लड़की की जो आज से 100 साल पहले के जोसन युग में फंस जाती है। कहानी शुरू होती है जोसन एरा से। कहानी 100 साल पहले एक कोरियन राज्य में जिसका शासक था एक बहुत ही जालिम राजा। उसके सामने लाई जाती है एक अपराधी जिसका नाम है जोंग। राजा उसे मौत की सजा देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऐसा खाना बनाया जो राजा के मुंह का स्वाद खराब कर गया। लेकिन क्योंकि जोंग है रॉयल किचन की हेड, राजा उसे एक आखिरी मौका देता है। राजा हुक्म देता है, रोज मेरे लिए एक नया खाना बनाओगी, एक भी डिश रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर खाना बुरा लगा तो तुम्हारी जान ले लूंगा। तब जोंग खुद बताती है कि वो असल में इस जमाने की नहीं है, वो असल में एक मॉडर्न शेफ है 2025 की। दिखाया जाता है प्रेजेंट में जोंग एक टैलेंटेड शेफ जिसने अभी अभी एक मशहूर कोरियन कुकिंग शो जीता है अपनी फ्रेंच डिशेस के साथ। और इस जीत के बाद उसे मिला है एक ड्रीम ऑफर, फ्रांस के एक 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनने का। वो अपनी जीत को ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट करती है और अगले दिन अपने पापा को कॉल करके ये खुशखबरी देती है। पापा भी खुश होते हैं और उसके लिए चोसुन एरा पर एक किताब ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि वो पीरियड जोंग को बचपन से बहुत पसंद था। फ्रांस की फ्लाइट में बैठकर वो नई किताब पढ़ती है जबकि सब लोग बाहर सोलर इक्लिप्स देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी गलती से उसके बुक पर कॉफी गिरा देता है। बाथरूम में बुक साफ करते वक्त जोंग एक पेज पर एक प्राचीन डिश का जिक्र देखती है। अगला पेज मिसिंग होता है लेकिन नीचे लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मेरे पास आओ। अचानक किताब चमकने लगती है। बाहर सूरज और चांद एक हो जाते हैं। किताब के चमकते शब्द जोंग को घेर लेते हैं और उसे खींचकर टाइम ट्रैवल करा देते हैं। वो आसमान से गिरती है और एक जंगल में पशुओं के लिए लगाई गई एक जाल में जा गिरती है, बेहोश हो जाती है। तभी वही राजा उस जंगल में शिकार कर रहा होता है। राजा अपनी माँ के डिथ्रोन होने की यादों से भरा हुआ गुस्से में शिकार कर रहा है और पैलेस में एक रिचुअल छोड़ा हुआ है। उसकी दादी परेशान होती है क्योंकि इक्लिप्स के दिन शिकार करना अशुभ माना जाता है, लेकिन राजा इन सब रिचुअल्स को बकवास समझता है। गार्ड उसे वार्न करता है कि इक्लिप्स के वक्त अगर वो पैलेस नहीं गया तो उसे औरतें भूतनियों के रूप में नजर आएंगी। राजा इसे मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। उधर जोंग होश में आती है, नेट में लटकी होती है और मोबाइल में सिग्नल ढूंढने लगती है। चीख कर कहती है, मैं तो अभी प्लेन के बाथरूम में थी, यहाँ जंगल में कैसे आ गई। तभी राजा एक लोमड़ी देखता है और उस पर तीर चलाता है। तीर नेट का रस्सा काट देता है और जोंग फ्री हो जाती है। डर कर चिल्लाती है, लोमड़ी उधर गई है, मुझे मत मारो। लेकिन राजा नहीं सुनता। जब वो सामने आकर चिल्लाती है, पागल हो क्या, मुझ पर तीर क्यों चला रहे हो। राजा उसके अजीब कपड़े देखकर हैरान होता है और उस पर तीर तान देता है। जोंग क्लिफ के किनारे भागती है, बैग से टेजर निकालती है। राजा गुस्से में पूछता है, तू कौन है। जोंग जवाब देती है, मैं इंसान हूँ। लेकिन राजा समझता है ये कोई श्राप है। उसे औरत की भूतनी दिखती है। वो तीर चला देता है जो जोंग के बैग को लगता है। जोंग गड्ढे में गिर जाती है। गुस्से में कहती है, अकल खराब है क्या तुम्हारी, मुझे पुलिस में कंप्लेन करना पड़ेगा। मेरे दोस्त लॉयर हैं जो तुम्हें जेल में सजा देंगे। राजा तलवार गर्दन पर रखकर पूछता है, क्या बकवास कर रही हो तुम। तभी पीछे से एक और तीर लगता है राजा के कंधे पर। दोनों पानी में गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड्स राजा को ढूंढते हैं। जोंग अपनी होश संभालती है और राजा को चोट खाया हुआ देखती है। वो फोन ढूंढने लगती है उसके कपड़ों में एम्बुलेंस बुलाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। राजा होश में आता है और समझता है कि वो उसे मारने आई है, इसलिए उसे तलवार से घायल कर देता है। जोंग चीखती है, ये क्या ड्रामा कर रहे हो, तुम फिल्म शूट कर रहे हो क्या। लेकिन राजा पूरे गुस्से में उसे मारने लगता है। तब जोंग अपने नाइफ स्किल से उसे रोक लेती है और राजा को बेहोश कर देती है। उसे बांधकर स्टिक से चुभोती है, मुझे मारना क्यों चाहते हो। राजा जवाब देता है, क्योंकि तुम भूत हो। जोंग कहती है, नहीं, मैं शेफ हूँ। तब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, मोकजू, राजा की मिस्ट्रेस। उसकी कहानी भी डार्क है। मोकचू के रस्म रिवाज भी रुकवा दिए जाते हैं। पता चलता है कि मोकचू की माँ एक कोठा चलाती थी जहां उसने मोकचू को एक अमीर आदमी के हाथ सिर्फ थोड़े पैसे के लिए बेच दिया था। गुस्से में मोकजू ने उस आदमी को मार दिया और उसे जेल में डाल दिया गया। एक दिन एक आदमी जिसका नाम जैसन था उसके सामने आता है। पहले तो मोकजू समझती है कि वो भी उसके साथ सोने आया है, लेकिन जैसन कहता है कि वो राजा का कड़वा दुश्मन है और अगर मोकजू उसकी बात माने तो वो उसे यहाँ से भगा देगा। मोकजू मान जाती है। अब उसे डर है कि जैसन ने शायद जंगल में राजा के साथ कुछ बुरा कर दिया हो। इधर राजा झांग से कहता है, मुझे प्यास लगी है। राजा गुस्से में पूछता है, क्या तुम जानती हो राजा को प्यासा रखने की सजा क्या होती है। फिर कहता है, मेरे टैटू देखो। झांग मजाक उड़ाती है, ऐसे टैटू तो हर गली नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, इससे ये साबित नहीं होता कि तुम राजा हो।
थोड़ी देर बाद झांग उसे एक सुना सुना घर दिखाती है। राजा कहता है, ये मेरी जगह है, जब शिकार करने आता हूँ यहाँ आराम करता हूँ। झांग उसे एक ऐतिहासिक कहानी सुनाने लगती है, एक जालिम राजा की जो गरीबों से सब कुछ छीन लेता था और उन्हें मार डालता था। राजा तुरंत बोल पड़ता है, तुम मेरी कहानी सुना रही हो। झांग कहती है, नहीं, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। फिर झांग उसे बांध देती है और कपड़े बदलने लगती है। उसे एक तरफ सुखाए हुए कपड़े लटके मिल जाते हैं जो वो पहन लेती है। अंदर से आवाज आती है। झांग देखने जाती है तो एक लड़की गिल उस पर हमला कर देती है और चिल्लाती है, कपड़े चोरी करती है। झांग समझाती है कि वो चोर नहीं है और पूछती है, ये जगह है कहाँ? लड़की कहती है, ये चोसुन युग है। झांग हंसी में समझती है कि सब लोग बस ड्रामा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वो पूछती है, मेरा बैग ढूंढने में मदद करोगी? उसमें मेरा फोन है। गिल मना कर देती है, कहती है कि उसे भूख लगी है। झांग को भी भूख लगी होती है, इसलिए वो खाना बनाने का फैसला करती है। उसे अंडे और कुछ और सामान मिल जाता है और वो खाना बनाना शुरू कर देती है। झांग एक शेफ है, इसलिए वो बहुत स्वाद खाना बनाती है और थोड़ा राजा के लिए ले जाती है। राजा कहता है, क्या लाए हो? इसमें जहर डाला है? झांग कहती है, नहीं। राजा दावत देता है, पहले तुम खाओ फिर मुझे खिलाना। झांग खुद खाती है, फिर राजा को खिलाती है। खाना बहुत तीखा निकलता है। राजा चिल्लाने लगता है, तुमने मुझे जहर दे दिया, मैं दर्द से मर जाऊंगा। झांग फिर से खाती है और कहती है, इसमें तो मिर्च भी नहीं है। लेकिन तभी गिल भी थोड़ा खाती है और वो भी चिल्लाने लगती है। शायद पुराने लोग कम मिर्च खाते थे, लेकिन दोनों भूखे हैं और मजीद भूख से मजबूर होकर तीखा खाना खा लेते हैं। खाना खाते खाते राजा अपनी माँ को याद करता है जो उसे प्यार से खाना खिलाया करती थी। झांग और गिल अपना बैग ढूंढने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। झांग राजा के ऊपर कंबल डाल देती है और गिल कहती है, तुम्हारा पति कितना खुशनसीब है, तुम इतनी अच्छी देखभाल करती हो। झांग हंसते हुए कहती है, वो मेरा पति नहीं है। राजा सोया हुआ नहीं है, बस बहाना बना रहा है। जल्द ही उसके सिपाही आते हैं और उसे बचाकर ले जाते हैं। राजा कहता है कि उसने 2 चुड़ैलों को देखा है और उन्हें आज रात ही मार देना चाहिए। घर को आग लगाकर वे लोग छोड़ देते हैं। उधर झांग हाथ धोते हुए गिल से पूछती है कि वो जंगल में अकेली क्यों थी। गिल बताती है कि उसका गांव बर्बाद हो गया था और वो छुपी हुई थी। झांग समझ जाती है कि गिल सच बोल रही है और ये वही जमाना है जिसके बारे में उसने किताब में पढ़ा था। गिल कहती है, हाँ, यही वही है। अचानक झांग का मिजाज बदल जाता है और वो चीख कर कहती है, मदद करो, मदद। गिल जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है। अरे, ये वही जालिम लोग हैं जो औरतों को पकड़ते हैं, तुम उन्हें मत बुलाओ। लेकिन देर हो चुकी होती है। झांग और गिल और कुछ औरतें पकड़ी जाती हैं और जेल में डाल दी जाती हैं। झांग चिल्ला चिल्ला कर सिपाहों को किडनैपर बोलती रहती है। बाकी औरतें उसे डांटती हैं और कहती हैं, चुप हो जा वरना पिटाई होगी। पर झांग नहीं सुनती। उसे चुप कराने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। झांग बेचारी हैरान और थकी हुई है। अभी अभी उसने एक बड़ा शो जीता था और अब ये सब हो रहा है। वो बार बार राजा के बारे में सोचती है और कैसे उसने राजा को बेइज्जत किया। अब राजा उसे आसानी से छोड़ने नहीं देगा। थोड़ी देर बाद सब औरतें बाहर निकाली जाती हैं। झांग गिल से पूछती है, क्या हो रहा है? गिल बताती है कि उन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा, अलग अलग कामों के लिए। जब झांग से उम्र पूछी जाती है, वो कहती है 27। गिल कहती है वो 28 है, ताकि वो झांग के ग्रुप में आ सके। ये चल जाता है। हालांकि गिल अभी सिर्फ एक जवान लड़की ही है। पहली ग्रुप छोटी लड़कियां को खास काम के लिए रखा जाता है। दूसरी ग्रुप बड़ी औरतें को किचन भेज दिया जाता है मदद के लिए। इसी बीच राजा के सिपाही नदी के पास उस जगह तलाश कर रहे होते हैं जहां झांग अपना बैग ढूंढने आएगी। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो सिपाही औरतें कैप्चर कर रहे थे वे राजा के सिपाही नहीं थे, वे गवर्नर के महल के थे। एक सिपाही राजा को बताता है कि कुछ औरतें पकड़ी गई हैं और उन्हें गवर्नर के महल ले जा दिया गया है। राजा मुस्कुराता है, समझ जाता है कि वे 2 चुड़ैलें वहां गए होंगी और अब उसे पता है झांग को कहां ढूंढना है, किचन में। किचन की औरतें नहीं जानती कि वे किसके लिए खाना बना रही हैं। उन्हें बस आदेश मिलते हैं और वे बनाती रहती हैं। एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है कि आज कोई खास मेहमान आ रहा है, तुम सबको जबरदस्त खाना बनाना है। झांग पूछती है कि मेहमान को क्या पसंद है, पर आदमी कुछ नहीं बताता। तब इयोन गवर्नर का बेटा आता है और कहता है कि अच्छा खाना नहीं बनाया तो तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। झांग राजी हो जाती है और इयोन उसे साइड में ले जाता है। वो बताता है कि चीफ इंस्पेक्टर और उसका बाप आ रहे हैं। ये दोनों राजा के अच्छे दोस्त हैं और पहले राजा के साथ लड़ने की प्रैक्टिस करते थे। दोनों राजा जितने निर्मम हैं उतने ही कठोर माने जाते हैं।
खासकर चीफ इंस्पेक्टर एक खराब आदमी है। वो अपने बाल खाने में छिड़क देता है ताकि शेफों को फंसाकर उन्हें मारा जा सके। इस तरह से उसने बहुत से शेफ्स को मार दिया है। तुम कर सकती हो ना? इयोन पूछता है। डर नहीं लगता? झांग कहती है हाँ, और अगर वो कामयाब हो गई तो सब औरतें आजाद हो जाएंगी। इयोन इस डील पर राजी हो जाता है। वो बाकी औरतों को भी ये डील बताता है और सब खुशी से झूम उठते हैं। वे सब मिलकर अपने इंग्रेडिएंट्स कंबाइन करते हैं और कुकिंग शुरू कर देते हैं। इयोन इन्हें देखकर सोचता है कि इनमें से कोई बच के नहीं निकलेगा और सबसे पहली मरने वाली झांग होगी। झांग अपनी आंखें बंद कर अपने पिता के अल्फाज याद करती है और इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हुए काम शुरू कर देती है। जल्द ही चीफ इंस्पेक्टर और उसका बाप आते हैं। सबसे पहले चीफ इंस्पेक्टर उस कमरे में जाता है जहां पहली ग्रुप की छोटी लड़कियां इंतजार कर रही होती हैं। वो एक को चुनेगा जिसे वो एक रात बिता सके। फिर वो डाइनिंग टेबल पर आता है। ये क्या खाना है? चीफ इंस्पेक्टर कहता है एक टुकड़े मांस को देखकर। मुझे यहाँ बुलाया गया था ताकि मुझे अपमानित किया जाए। कौन शेफ है? उन्हें लाओ। किचन का हेड जल्दी से गार्ड्स को आदेश देता है कि सारी औरतों को बाहर निकालो। झांग हैरान होती है कैसे वो बिना चाखते खाने का फैसला कर सकता है। वो आगे बढ़कर कहती है पहले चख लो, अगर बुरा लगा तो तुम हमें मार सकते हो। चीफ इंस्पेक्टर राजी होता है। झांग कहती है अगर मुझे पसंद ना आया तो तुम मुझे मार देना। फिर चीफ इंस्पेक्टर गवर्नर से कहता है कि उसके पास उसके लिए एक तोहफा है। और तब वो हुक्मरान की बेटी को हॉल के अंदर लाया जाता है। हुक्मरान गुस्से से फट पड़ता है, लेकिन जानता है कि वो मुख्य जांच अधिकारी को कुछ नहीं कह सकता। मुख्य जांच अधिकारी मुस्कुराते हुए कहता है सुन, मैं खाना खा लूंगा, लेकिन अगर मुझे पसंद न आया तो तुम्हारी बेटी मेरी मतली बनकर मेरे महल चलेगी। झांग को अपने खाने पर पूरा भरोसा था। मुख्य जांच अधिकारी और उसका बाप दोनों खाना चखते हैं और स्वाद इतना जबरदस्त है कि दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। दिल से वे और मांगना चाहते हैं, लेकिन अपमान बचाने के लिए चुप रहते हैं। अगर वे सच बोल दें तो हुक्मरान की बेटी उनके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए वे झूठ बोलते हैं। ये खाना बेकार है। झांग तुरंत बोली ये झूठ है। हुक्मरान गुस्से से दहाड़ पड़ता है। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कभी इतना बेहतरीन खाना नहीं चखा। हुक्मरान तलवार निकालकर भड़कता है, लेकिन उसका बेटा इयोन उसे रोक लेता है। फिर भी इयोन सारी औरतों को सजा देने का हुक्म देता है। जब झांग को पकड़कर उसका गला काटने की तैयारी होती है, वो चिल्ला उठती है मुझे मत मारो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी राजा वहां पहुंचता है और सबको रोक देता है। वो आगे बढ़कर झांग से पूछता है ये खाना तुमने बनाया? मैं कैसे मान लूं? मैं खुद चखूंगा। झांग उसकी आवाज पहचान लेती है। ये वही आदमी है जिससे मैं जंगल में मिली थी। तो ये सच में राजा ही है। राजा पहले झांग से करवाता है खाना, फिर खुद एक निवाला लेता है। जैसे ही स्वाद उसके जुबान पर आता है, उसका चेहरा नर्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा लाजवाब स्वाद उसने कभी महसूस नहीं किया। वो खाना पूरा कर लेता है और झांग से पूछता है तुम सच में एक माहिर बावर्ची हो? फिर पूछता है तुम्हारी उम्र क्या है? झांग कहती है मैं 27 की हूँ। राजा हंस पड़ता है इतनी उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं हुई? झांग धीरे से कहती है मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ। राजा थोड़ा मजाक में कहता है बकवास मत करो। फिर वो घोषणा करता है कि झांग को महल ले जाया जाएगा और अब कोई उसे नहीं मारेगा। हुक्मरान गुस्से में राजा से टकराता है तुम इन औरतों को क्यों बचा रहे हो? तुम्हें ये हक नहीं। राजा तेज आवाज में जवाब देता है जब मेरी माँ को जुल्म सहना पड़ा था तब तुम चुप थे, अब जब तुम्हारी बेटी की बारी आई है तब चिल्ला रहे हो। झांग और गिल को रात में जेल में डाल दिया जाता है। झांग कहती है कल हमें महल ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे घर लौटना है। गिल पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है? झांग सच बता देती है मेरा वापस जाने का रास्ता उस किताब के अंदर है जो मेरे बैग में है। बैग पहाड़ से गिर गया था। बाहर राजा चांद की तरफ देखता है और मुख्य जांच अधिकारी उसके पास आकर टकराता है। दोनों के बीच तलवार निकालने तक बात बढ़ जाती है। राजा कहता है मैं झांग को महल ले जाऊंगा और बाकी औरतों को आजाद कर दूंगा। अब औरतों को मारना बंद करो, मुझे ये सब पसंद नहीं। इयोन अपने वादे से पीछे हट जाता है। झांग और गिल भागकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में गिल अपनी कहानी बताती है मैं और मेरी माँ दूर के गांव से अपने दादा को ढूंढने आए थे। फौजियों ने मेरी माँ को मार दिया और मैं छुप गई। झांग कहती है तो फ्यूचर चल, वहाँ तू आजाद होगी। दोनों पहाड़ पर पहुँचती हैं, लेकिन बैग नजर नहीं आता। राजा पहले से वहाँ होता है, उसे पता था कि वे वहाँ आएंगी। झांग चिढ़कर कहती है मेरा बैग वापस दो। राजा एक सिपाही से कहता है बैग लाओ। बैग दिखाकर फिर नीचे पहाड़ पर फेंक दिया जाता है। झांग गुस्से में राजा को गाली देती है। राजा पूछता है क्या तुम्हें पता है राजा को गाली देने की सजा क्या होती है? झांग कहती है बस मेरा बैग लाओ, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। अगले दिन दोनों लड़कियों को बांधकर रजिया के सामने लाया जाता है। मुख्य जांच अधिकारी राजा से पूछता है तुमने इस लड़की को क्यों यहाँ लाया? वो कहता है मैं इसे सीधा मार नहीं डालूंगा,
मैं इसे दर्द 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 कर तबाह करूंगा, क्योंकि ये एक शक्तिशाली दायन है। झांग धीरे से गुस्से में कहती है, अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें अभी उड़ा देती। दूसरी तरफ मोकजू अपनी सहेलियों को नाच सिखाती है। उसे याद आता है क्या जैसन ने कहा था जब उसने उसे जेल से निकाला था, रजा जब महल आएगा हुक्मरान की बेटी के साथ वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें उसे अपनी तरफ करना होगा वरना सब इज्जत खोएंगी। लेकिन एक अफवाह फैल चुकी है कि राजा हुक्मरान की बेटी नहीं बल्कि झांग को ला रहा है। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। जैसे ही झांग और गिल महल में गुजरती हैं, बच्चे उन पर पत्थर फेंकते हैं। सिपाही उन बच्चों को पीट कर भगा देते हैं, लेकिन राजा रुक कर कहता है, रुको, ये मेरी कामवाइयां हैं, इन पर पत्थर मत फेंको। ये सुनकर झांग और भी गुस्से में आ जाती है। महाल के अंदर मोकजू दौड़कर राजा को गले लगा लेती है। मैंने तुम्हें कितना याद किया मेरे राजा, ये लड़की कौन है, तुम इसे क्यों लाए, क्या मैं अब तुम्हारी नहीं रही? राजा उसे धक्का देकर कहता है, ये इंसान नहीं है, ये एक डायन है, ये मुझे श्राप के कारण मिला है और मुझे सताने आई है। मोकजू पूछती है, तो तुम इसके साथ क्या करोगे? राजा झांग का चेहरा पकड़कर कहता है, मैं इसे तरसा तरसा कर मारूंगा, इसे इतना दर्द दूंगा जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। झांग का रंग उड़ जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। जेसन, जो राजा का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने मोकजू को कैदखाने से छुड़ाया। उसने मोकजू को राजा की रखैल बनाकर महल भेजा ताकि वो राजा को मारने का मौका ढूंढ सके। मतलब मोकजू राजा से मोहब्बत नहीं करती बल्कि उसे खत्म करने आई है। अगर तुम अभी तक देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तुम्हारी सपोर्ट ही मुझे और जबरदस्त के ड्रामा रिकैप्स लाने का हौसला देती है। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मोकजू राजा से कहती है कि ठंड के मौसम से पहले अंदर चलना चाहिए। झांग घबरा जाती है क्योंकि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। राजा उसके मुंह पर कपड़ा बंधवा देता है और सैनिकों को हुक्म देता है कि उसे एक खास जगह ले जाओ। राजा के तीर का घाव जिसे मोकजू ने छुपाया था अब इलाज के लिए खोला जाता है। तब सबको शक होता है कि उस हमले के पीछे मोकजू का हाथ हो सकता है। वैद्य कहता है कि खून वक्त पर रोका गया वरना हालत और खराब हो जाती। राजा को याद आता है कि झांग ने ही उसकी जान बचाई थी। मोकजू पूछती है कि ये सब किसने किया, तो राजा कहता है एक नई लड़की ने। मोकजू फिर पूछती है कि झांग को किस खास जगह भेजा है, लेकिन राजा जवाब देने से इनकार कर देता है। कैमरा दिखाता है एक मजबूत कैदखाना जहां झांग को रखा गया है। वो गुस्से में राजा को कोसती है, मैंने तेरी जान बचाई और तू मुझसे ऐसा सुलूक कर रहा है। गिल फिर भी मानता है कि राजा अच्छा इंसान है क्योंकि उसने उसे नहाने का मौका दिया और नए कपड़े भी। मोकजू परेशान हो जाती है, उसे डर है कि अगर राजा को झांग पसंद आ गई तो उसकी जगह खतरे में आ जाएगी। वो अपनी दासी को हुक्म देती है कि जाओ और पता करो ये लड़कियां कौन हैं और कहां से आई हैं। अगला मंजर है राजा का राजभोज कक्ष, जहां दो बावर्ची बोंग और सूख दूसरे रसोइयों को हुक्म दे रहे होते हैं। वे दोनों आपस में बात करते हैं कि आज 2 डायनें महल में लाई गई हैं। तभी राज परिवार के भोजन की देखरेख करने वाली महिला किम आती है और आज का भोजन सूची देती है। फिर वो राजा की दादी से मिलती है और 2 डायनों के बारे में बताती है। मोकजू और भी परेशान हो जाती है, उसे डर है कि अगर राजा झांग को पसंद करने लगा तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। इतने में प्रमुख निरीक्षक महल में आता है। मोकजू पूछती है कि उसने रजिए के शासक की बेटी मियो को क्यों नहीं लाया। निरीक्षक कहता है कि राजा ने मना कर दिया था। मोकजू पूछती है फिर ये लड़की कौन है, लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता। बदले में मोकजू को ढेर सारे गहने दे देता है। मोकजू उससे कहती है कि रजिए के शासक के परिवार को ढूंढो जो तबाह हो गया था और मियो को जल्दी से महल लाओ। निरीक्षक अपने पिता से इसके बारे में बात करता है और सोचता है कि मोकजू को सबक सिखाना होगा क्योंकि वो धोखेबाज है। रात को एक नकाबपोश आदमी जेल में घुसता है, सब सैनिकों को मार देता है और झांग और गिल को आजाद कर देता है। दोनों भाग जाती हैं। ये खबर मोकजू तक पहुंचती है। झांग महल से बाहर देखती है तो अनेक लोग नकाब पहने हुए कुछ अजनबी खेल खेल रहे होते हैं। जब वो अपने रक्षक को ढूंढने जाती है और उसका नकाब खोलती है तो देखकर हैरान रह जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि राजा ही है। ये सब उसके लिए एक खेल था। राजा ऐसे अनोखे शौक अपने खाली वक्त में रखता है। थोड़ी देर बाद असली रक्षक सामने आता है, राजा का आदमी गोंग गिल, लंबा, खूबसूरत, और गिल उसे देखते ही मोहित हो जाती है। काश मैं उसे पा सकती, वो सोचती है। झांग उसे डांटती है, पागल हो गई है, वो राजा का आदमी है, धोखेबाज। राजा बताता है कि गोंग गिल असल में एक नाटकबाज है जो पैसों के लिए काम करता है। गिल उसके इशारे पर बेहोश हो जाती है।
राजा उसे पैसा और एक चिट्ठी देता है और कहता है कि जाओ और ढूंढो कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अब समझ आता है कि गोंग गिल सिर्फ एक नाटकबाज नहीं बल्कि राजा का गुप्त जासूस है। झांग गुस्से में आकर राजा से कहती है कि तुम्हें ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए था। राजा हंसता है, मेरे लिए ये सब एक खेल था। फिर वो सैनिक को हुक्म देता है कि लोहे की सरिया गर्म करो। गिल को कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसे जलाने की तैयारी होती है। झांग गिड़गिड़ा कर कहती है, कृपया उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। राजा कहता है, ठीक है, आज से तुम मेरी रसोइया बनोगी। झांग हाँ कहती है, लेकिन शर्त रखती है कि गिल भी उसके साथ रहेगी क्योंकि वो उसकी मददगार है। दोनों को राज रसोई ले जाया जाता है, लेकिन पुराने बावर्ची विरोध करते हैं। राजा के भोजन के लिए सिर्फ पुरुष ही रसोई बना सकते हैं, लेकिन राजा का हुक्म था इसलिए कोई विरोध नहीं कर पाता। दोनों लड़कियों को रसोइया बनने की इजाजत मिल जाती है। बावर्ची पूछते हैं, तुमने रसोई बनाना कहाँ से सीखा? झांग कहती है, अगर मैं बताऊं तो तुम विश्वास भी नहीं करोगे। फिर वो राजा के शिकार किए हुए हिरण का खास पकवान बनाती है। ये वही तेल है जिसका उपयोग उसने एक फ्रेंच पकवान प्रतियोगिता में जीतने के लिए किया था। ये खबर राजा की दादी तक पहुंचती है। मोगजू भी सुनती है और हिल जाती है। कुछ देर बाद खाना राजा को पेश किया जाता है। राजा आराम से बैठा होता है, उसका पेट खुला हुआ है। झांग उसे देखकर अपने मन में कहती है, इसे शर्म भी नहीं आती, कितना बदसूरत लग रहा है। राजा खाने का स्वाद लेता है और उसके चेहरे पर एक अनोखी खुशी आ जाती है, जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। वो झांग से पूछता है, तुम कहां से आई हो? झांग वही पुराना जवाब देती है। राजा सोचता है वो पागल है। बाहर मोगजू अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रखवाले उसे रोक देते हैं। राजा ने सब पर रोक लगा दी है। मोगजू बल का प्रयोग करके अंदर झांकती है और राजा को झांग के साथ देखकर उसका खून खौलता है। राजा उसे देख लेता है और चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है? मोगजू कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन राजा मना कर देता है और कहता है बाद में लाना। मोगजू गुस्से से निकल जाती है। राजा झांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें चुन चुका हूँ। झांग घबरा जाती है, सोचती है क्या राजा मुझे अपनी रखैल बनाना चाहता है? झांग एक मॉडर्न लड़की थी, इसलिए वो इस सब के लिए तैयार नहीं थी। उसे डर था कि उसके फैसले कहीं इतिहास को न बदल दें। तभी प्रमुख निरीक्षक उसके पास आता है और कहता है, तुम राजा पर नजर रखो और जो भी देखो मुझे बताओ। झांग मना कर देती है। उसे डर है कि अगर राजा को पता चल गया तो वो उसे मार डालेगा। प्रमुख निरीक्षक कहता है, आज पहली बार राजा ने मोगजू को तुम्हारी वजह से दूर किया है। समझ लो वो औरत बहुत खतरनाक है, अगर मौका मिला तो तुम्हें जरूर खत्म कर देगी। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। झांग तैयार हो जाती है, लेकिन अपना झोला मांगती है। वो हैंडबैग समझाने की कोशिश करती है और निरीक्षक समझ जाता है, लेकिन कहता है, तुम्हारा झोला इतना आसान नहीं मिलेगा। राजा उसे महल में सुरक्षित रखता है। इधर मोगजू गुस्से से भर जाती है। वो अपनी दासी से पूछती है कि झांग को कैसे खत्म किया जाए। दासी कहती है, बावर्चियों तो इस्तेमाल करो, वो झांग को तंग करेंगे और वो खुद भाग जाएगी। रसोई में बावर्ची आग जला छोड़ देते हैं और कॉकरोच डालकर लड़कियों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिल जो जंगल में पली बड़ी थी ऐसे चीजों से निपटना जानती थी। रात को दोनों फिर अपने कैदखाने वापस भेज दी जाती हैं और राजा को कोसती हैं। अगले दिन वही मंजर दिखाया जाता है जो शुरुआत में था। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि झांग को मार दिया जाए, लेकिन राजा चिल्लाता है, मैं राजा हूँ, फैसला मेरा होगा। पता चलता है कि मोगजू की दासी ही थी जिसने ये अफवाह फैलाई थी। फिर वही दृश्य आता है जो कहानी की शुरुआत में था। झांग को फांसी के लिए ले जाया जाता है। लोग उसकी मौत मांग रहे होते हैं, पर राजा घोषणा करता है, आज से तुम मेरी रसोई की मुखिया हो, रोज नए व्यंजन बनाओ। एक भी दिन खाना दोहराया गया तो मौत तुम्हें ले जाएगी। मंत्री और बड़े अधिकारी खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि राजा एक अजनबी लड़की की बात सुन रहा है, अपनी प्रजा की नहीं। मोगजू की दासी माफी मांगती है कि उसकी चाल फेल गई, लेकिन मोगजू को एक नई सूझ आती है। वो राजा की दादी के पास जाकर कहती है, झांग ही थी जिसने जंगल में राजा पर हमला करवाया था और राजा खुद जानता है, उसने मुझे चुप रहने को कहा है। दादी हैरान हो जाती है और कहती है, तो फिर एक प्रतियोगिता होगी, अगर झांग हार गई उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इधर झांग और गिल को जेल से निकालकर एक कमरा दिया जाता है। दोनों खुश हो जाती हैं क्योंकि जेल से ज्यादा ये जगह गर्म थी। उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं जो रसोई में जाने के लिए पहनने पड़ेंगे। अगले दिन दोनों नहा धोकर तैयार होती हैं और राज रसोई की तरफ बढ़ती हैं। सारे कर्मचारी उनसे बदतमीजी करते हैं और मदद करने से इनकार कर देते हैं। झांग सबके सामने कहती है, मैं यहाँ सिर्फ रसोई बनाने नहीं आई, राजा ने कहा है मैं तुम पर नजर रखूं। अगर गलती हुई तो राजा तुम सबको सजा देगा। सब घबरा जाते हैं। तभी महिला केम आती है और झांग को राजा की दादी के पास ले जाती है जो मोगजू के साथ बैठी होती है। दादी कहती है,
अपने वरिष्ठ बावर्ची से मुकाबला करो। अगर तुम्हारा खाना पसंद ना आया तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। झांग ये सुनकर घबरा जाती है। वो अपने हाथों को देखती है और फिर मोकचू की तरफ, जो हंसी रोक नहीं पा रही होती। प्रमुख निरीक्षक राजा को ये खबर देता है और महल में तैयारी शुरू हो जाती है। मोकचू खुशी से झूम उठती है। उसे यकीन है कि झांग इस बार मर जाएगी। राजा महल आता है और अपनी दादी से मिलता है। दोनों महल के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, इसलिए कभी कभी ही मुलाकात होती थी। राजा सीधे कह देता है, आपने गलत किया। पहले तो ये मेरी निजी रसोइया है, आप इसका हाथ नहीं काट सकती। लेकिन वो आगे कहता है, अगर प्रतियोगिता करनी है तो सजा बराबर होगी। जो हारेगा उसके हाथ काटे जाएंगे। सिर्फ झांग के नहीं, खास तलवारें ले आई जाती हैं और झांग के सामने रखी जाती हैं। वो घबरा जाती है, अपने हाथ छूती है और अपने पिता को याद करती है। उसे समझ आ जाता है कि आज उसे अपना सबसे अच्छा भोजन बनाना ही पड़ेगा। राजा मन ही मन सोचता है, अगर तुम वाकई भविष्य से आई हो तो आज साबित करना होगा। यहीं पर यह हिस्सा खत्म होता है। ये ड्रामा साप्ताहिक रिलीज होता है और अभी भी चल रहा है। जैसे ही नए एपिसोड आएंगे मैं अगला रिकैप ले आऊंगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर रिकैप पसंद आया तो एक लाइक जरूर देना। अगले पार्ट में मिलते हैं।